हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 55 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 नवंबर 2020। ठीक है, ये आपके पास इस वीक की लास्ट वर्कशीट है। अब आपको दिवाली की छुट्टियां मिलेंगी, है ना, तो उसके बाद वर्कशीट्स आएंगी। ठीक है, तो आप सभी को, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना। इस दिवाली पे आपको पता है ना, आपको क्रैकर्स का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एक तो आपको पता है इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, वैसे तो हमें पहले और दिवाली पे भी ये नहीं करते हैं कई लोग यूज, लेकिन इस पे तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि बहुत आपको पता है बीमारी भी चल रही है, और अगर आप क्रैकर का यूज करोगे तो पॉल्यूशन और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली के साथ घर पे ही रह के अच्छे से दिवाली को मनाना। ठीक है ना, तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्कशीट क्या है। वर्कशीट का टॉपिक तो सेम वही है जो लास्ट टॉपिक था, चतुर्भुज। लेकिन लास्ट टॉपिक में हमने जो प्रमेय की थी ना, समांतर चतुर्भुज की, आज उसके अलावा कुछ और करेंगे। पहले एक बार मैं आपको पीछे वाला जो प्रमेय थी वो एक बार आपको बता देती हूँ। समांतर चतुर्भुज मुझको ये बोलता था कि जो उसकी सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर और समांतर होनी चाहिए, है ना। यही थी ना वो प्रमेय जिसपे हमने वो पूरी वर्कशीट की थी। आज हम पता है मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु प्रमेय सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है। वही चीज सब आपकी इस वर्कशीट में लिखी हुई है, तो मैं आपको इससे बताती हूँ, इस आकृति से। देखो, मध्य बिंदु प्रमेय हमको क्या कहती है कि अगर आप एक त्रिभुज बनाओ, मैं यहाँ बना लेती हूँ त्रिभुज। ठीक है, और इसकी कोई सी भी दो भुजाएं, तीन भुजाएं है ना इसके अंदर, त्रिभुज है तो कोई सी भी दो भुजा पर मध्य बिंदु बना लो। मैंने इन दोनों पे बना लिया, आप कोई सी भी दो पे बना सकते हो। ठीक है, उसको मिला दो, दोनों के मध्य बिंदु को मिला दो। तो जो ये वाली भुजा आपके पास आई है ना, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये अब आपने ये इन दोनों पे बनाई थी। एक इस भुजा पे बनाया था और एक इस भुजा पे, तो तीसरी भुजा तो यही हुई ना। ये आपकी पहली भुजा है और ये आपकी दूसरी भुजा है। मैं त्रिभुज की भुजा की बात करूं, और ये आपकी तीसरी भुजा है। तो पता है मध्य बिंदु प्रमेय क्या बोलती है कि अगर आप दो भुजा पे मध्य बिंदु बनाओ, ठीक है, और उसको जोड़ दो, तो वो जो है ना, जो तीसरी भुजा होती है, तीसरी यही वाली भुजा है ना, बीसी, इसके समांतर होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको ई एफ नाम दे दूं, तो ये ई एफ जो है ना, वो समांतर है किसके? बीसी के। एक और इसके साथ एक और चीज है, एक तो ये समांतर होता है, दूसरा ये ई एफ जो है ना, वो हाफ होगी बीसी के। ये मुझे मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि अगर आप एक त्रिभुज के दो भुजाओं पर मध्य बिंदु बना लो और उन दोनों मध्य बिंदु को जोड़ दो, तो जो वो भुजा आएगी ना जोड़ने के बाद, वो हमेशा जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, उसके समांतर होगी और उसकी आधी होगी। ठीक है, अब जो ये दोनों कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर मैं इसे कोण 1 और 2 ले लूं, तो कोण 1 जो है ना, वो कोण 2 के बराबर होगा। क्यों? जब ये दोनों भुजाएं मेरी बराबर समांतर हो गई, ई एफ जो है बीसी के, तो इसका मतलब ए बी तो मेरी त्यर्क रेखा है, तो फिर ये दोनों कोण तो मेरे बराबर ही होंगे, है ना। तो आप ये करके देखिएगा, आपको ये क्रियाकलाप भी दे रखा है, आपको एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इसकी कितनी भी आप इसकी लंबाई ले सकते हो, तीनों भुजाओं की, और उन पे दोनों पे मध्य बिंदु बनानी है और उसको जोड़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो भुजा है इसको मापना है और इस वाली भुजा को मापना है। दोनों का माप जो है वो क्या आएगा, अगर इसका माप 10 आएगा तो इसका माप 5 आएगा, आधा आएगा इसके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डी से ये दोनों कोण भी मापने हैं। तो अगर आप दोनों कोण मापोगे ना, वो दोनों कोण आपके बराबर आएंगे। तो ये क्रियाकलाप आपको करनी है। ठीक है, कुछ त्रिभुज बनाना, मतलब पहले दो, एक बनाना, उससे करना, फिर एक और बना के दोबारा देखना क्या ये हो रहा है ऐसा। ठीक है ना, तो यही आपको मध्य बिंदु बोलती है कि अगर आप एक त्रिभुज की दो भुजाओं पे मध्य बिंदु बना दो और उनको जोड़ दो, तो जो वो तीसरी भुजा बचती है ना त्रिभुज की, वो उसके समांतर होती है, और उस वो जो भुजा आपने मध्य बिंदु से बनाई है वो उसकी आधी होती है, हाफ होती है। ठीक है, ये पूरी थ्योरम आपके पास वही लिखी हुई है। अब आपको पता है क्या कहता है, क्या इसका उल्टा हो सकता है? मतलब क्या मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भी होता है? बिल्कुल होता है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है वो देखो। अब आपके पास फिर से यहाँ पर एक त्रिभुज है, जो ये लिखा है आप इसे पढ़ सकते हो, मैंने आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही बिंदु पर
एक ही भुजा पर मध्य बिंदु लिया है, दूसरी पर नहीं लिया। ठीक है, तो ये ई जो है ये मेरा क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है ना। अब मुझको ये पता है कि जो ई जो है ये मेरा मध्य बिंदु है। अब ये दूसरी भुजा के मैं इसको जोड़ लूं और यहाँ एफ ले लूं। एफ मेरा मध्य बिंदु नहीं है, अभी सिर्फ ई मध्य बिंदु है। तो ई एफ जो है ना, अगर ये बीसी के ये समांतर है, ठीक है, तो जो ये तीसरी भुजा बची एसी, ये इसको समद विभाजित करेगा, बराबर बांटेगा। तो जब बराबर बांटेगा तो एफ तो अपने आप मेरा मध्य बिंदु आ जाएगा, ना। तो इसका मतलब अगर एक मध्य बिंदु आपको दे रखा है एक भुजा पर, और अगर आपको ये दे रखा है कि ई एफ जो है, मतलब वो जो भुजा है तीसरी भुजा के समांतर है, ठीक है ना, तो जो भुजा बची है तीसरी भुजा, ये वाली दूसरी भुजा के समांतर है, और तीसरी भुजा जो बची है वो समद विभाजित होगी। ठीक है, तो ये है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गई मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु ये बोलती है कि अगर एक त्रिभुज पे दो भुजाओं पे आप मध्य बिंदु बना लो और उन्हें जोड़ दो, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा का आधा होता है। जबकि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये कहता है कि अगर आप एक भुजा पर एक मध्य बिंदु बनाओ, तो वो दूसरी भुजा के अगर समांतर है तो तीसरी भुजा को वो समद विभाजित करता है। तो फिर जो तीसरी भुजा पे जो आपने बिंदु लिया है ना, वो भी आपकी मध्य बिंदु ही आ जाएगी। तो वो यही लिखा है, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास उदाहरण क्या है। उदाहरण भी इसी मध्य बिंदु पर ही आधारित है आपके पास। देखो, आपको यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी ना एक त्रिभुज है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के ना इस आकृति में समझाती हूँ। लिखने का तो आप सेम ये लिख सकते हो, मैंने आपको अच्छे से ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु प्रमेय ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। एबीसी आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ये आपको दिख रहा है पूरा त्रिभुज। इसमें जो ये डी एफ और ई ये तीनों ना मध्य बिंदु है, किस किस के, ए बी बी सी और ए सी के। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि जो ये त्रिभुज है ना, और जो ये तीन मध्य बिंदु है, ये इस पूरे चार त्रिभुज बांट रहा है, इसमें बांट रहा है ना, ये लिखा है T1 T2 T3 T4। ये चारों त्रिभुज ना सर्वांग सम है, आपको ये सिद्ध करना है कि चारों के चारों सर्वांग सम है। अब ये कैसे सिद्ध करें हम, तो देखो, आप एक एक चीज देखो, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, आप सिर्फ आकृति में देखो। सबसे पहली बात ना, मैं ये वाला डी और ई ले रही हूं। अगर मेरे डी और ई मध्य बिंदु हुए, मध्य बिंदु है ये दोनों, ये तो मुझे पता है डी और ई, तो ये एक इस भुजा पे है, एक इस भुजा पे है। तो डीई जो है वो किसके समांतर होगा, जो तीसरी भुजा है उसके। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा एसी है, तो इसके समांतर होगा। इन दोनों भुजा के मैंने मध्य बिंदु लिए, इन दोनों के, तो तीसरी भुजा के वो समांतर होगा। ठीक है, अब आप क्या करो, अब चेंज कर दो, अब इसको हटा दो। अब मैंने ई और एफ लिया, ये नहीं है, ई और एफ लिया, ये मैंने अपने मध्य बिंदु लिए। तो जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं, तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है ना ये। तो फिर जो ये वाली भुजा है मेरी ई एफ, ये किसके समांतर होगी, ए बी के, तीसरी भुजा के। तो अब ई एफ जो है वो समांतर हो जाएगी ए बी के। ठीक है ना। अब आप मध्य बिंदु लो डी और एफ। अब आपके मध्य बिंदु ये है, तो जब डी एफ मध्य बिंदु है तो इन दोनों भुजा के है ना, तो तीसरी भुजा बची बीसी। तो इसका मतलब जो डी एफ है वो किसके समांतर हो जाएगा, बीसी के हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक यही चीज आपके में ये लिखी हुई है। ठीक है, अब जब ये इतने सारे समांतर हो चुके हैं, इसको हटा देते हैं अब हम यहां से, फिर आगे समझते हैं। तो देखो, अब आपको पता है कि जो डी एफ है ये इसके समांतर है, और जो ये ई एफ है ये इसके समांतर है, और जो डी ई है ये इसके समांतर है। ये सब तो आपस में समांतर हो गए, इसका मतलब इसमें चार समांतर चतुर्भुज बन गए हैं।
कौन कौन से, ए डी ई एफ, एक तो ये बीच वाला ये वाला, आप सिर्फ आकृति में देखो ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेरी सम्मुख भुजा है वो समांतर है, ठीक है। उसी तरीके से एक ये बी डी डी एफ और ये पूरा, ये वाला पूरा, एक ये हो गया। एक उसी तरीके से ये वाला, ये, तो तीनों चतुर्भुज जो है ना, ये मेरे समांतर चतुर्भुज आ गए इससे, ये रहा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। मुझे तो ये करना है इसमें सिद्ध कि जो इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं वो सर्वांग सम त्रिभुज है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो, इतना तो पता चल गया कि ये मेरे पास तीनों जो चतुर्भुज है वो समांतर है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले चतुर्भुज की बात करो, जिसमें मैं लाइन बना रही हूँ ना, वो वाला चतुर्भुज की मैं बात करूं, सिर्फ इसकी, तो ये तो इसका विकर्ण है नहीं है विकर्ण। और हमने ये पहले किया था पहली वर्कशीट में इस चैप्टर की, कि जो विकर्ण होता है वो इन दोनों, जो दो त्रिभुजों में बांटता है इसको, चतुर्भुज को, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, किया था ना। तो इसका मतलब T1 और T2 ये दोनों त्रिभुज तो मेरे क्या आ गए, सर्वांगसम आ गए, ठीक है, क्योंकि ये विकर्ण था। अब उसी तरीके से दूसरा चतुर्भुज लो अपना, समांतर चतुर्भुज, इसको हटा दो। अब उस तरीके से आप ये वाला चतुर्भुज लो, तो फिर ये आपका विकर्ण है। तो इसका मतलब अब T1 और T4 ये भी आपके समांतर होंगे, है ना। तो T1 जो है त्रिभुज, वो सर्वांगसम होगा किसका, T4 के, ठीक है। अब उसी तरीके से अपना तीसरा चतुर्भुज लो, इसको हटा दो अब आप। तो तीसरा चतुर्भुज आपके पास ये वाला था, ये वाला, तो इसमें डी एफ ये मेरी विकर्ण है, तो इसका मतलब T3 और T1 और T3 ये दोनों मेरे चतुर्भुज क्या हो गए, समांतर। तो इस तरीके से तो इस त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, बाकी के बड़े वाले त्रिभुज में जो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, वो सारे मेरे त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। तो आपका जो आपको सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो गया है, ठीक है, जो आपको दिखाना था। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख रखा है पहले से ही, क्वेश्चन नंबर 2 का नहीं लिखा है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आंसर है। इसका आंसर मैंने 1 का लिख दिया है, मैं आपको ये पूरा आंसर ना आकृति से समझाऊंगी, ठीक है। देखो आकृति खुद से बनानी है, इसमें करना क्या है आपको, कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक एबीसी त्रिभुज बना लिया, ये ना, ठीक है। सी मेरे पास कौन था, समकोण, वो ये रहा। आगे आपसे कह रहा है कर्ण AB का मध्य बिंदु M है, तो कर्ण AB का मध्य बिंदु मैंने यहाँ M बना दिया, से होकर BC के समांतर खींची। इसका मतलब क्या दे रखा है मुझे, BC के समांतर मैंने एक रेखा खींची है, ठीक है, जो AC को D पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AC को इस D पर ये कर रहा है प्रतिच्छेद। आकृति समझ में आ गई। आपके पास एक त्रिभुज था, ठीक है, जिसमें C यहाँ था, B यहाँ था और A यहाँ था, M इसका मध्य बिंदु था। आपने एक ऐसी रेखा खींची कि ये BC के जो समांतर है और दूसरा AC को इस D पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब पहले भाग में आपको क्या बताना है, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब आप फिर ये सिद्ध करो, जो आपने ये D लिखा है ये AC का मध्य बिंदु है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें क्या लग रहा है, इसके अंदर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लग रहा है। कैसे, देखो आप सिर्फ आकृति में देखो, एक मिनट रुको, यहाँ पर देखो आपको कह रहा था कि जो ये M है ये आपके पास मध्य बिंदु है, ये तो आपको बता रखा था। और आपको ये भी बता रखा है कि जो MD है वो आपका समांतर है BC के। तो मध्य बिंदु का विलोम आपको यही तो कहता है कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा पे मध्य बिंदु हो और वो दूसरी भुजा के समांतर हो, तो तीसरी भुजा जो होती है वो प्रतिच्छेद होती है, मतलब उसको बराबर काटता है, ठीक है। ये वाली जो प्रमेय है ये, ठीक है, समद्विभाजित करता है वो उसको।
ये कहते हैं ना मध्य बिंदु का विलोम। तो देखो एक भुजा पे जो मध्य बिंदु है वो दूसरी भुजा के समांतर है, तो फिर वो जो तीसरी भुजा है ये वाली AC, इसको समद्विभाजित करेगा। तो मतलब D जो है वो क्या हो गया मेरा, D मेरा मध्य बिंदु हो गया AC का। बराबर बांटों में काट रहे हैं ना ये, बराबर भाग में। तो फिर ये तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा D जो है वो AC का मध्य बिंदु हो गया। तो मैंने वही चीज यहाँ लिख दी। अब मैंने ये लिखा क्या है वो देखते हैं, चलो देखो। तो मैंने पहले लिखा क्या दिया है मुझे, कर्ण AB की मध्य बिंदु M है और MD जो है वो BC के समांतर है, अतः D भुजा AC का मध्य बिंदु है। क्यों, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लग रहा है क्योंकि इसमें, ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट में मुझसे कह रहा है आप ये बताओ कि जो MD है वो लंब होगा किस पे, AC पे। ये जो MD है ये लंब होगा इस AC पे। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री का सिद्ध कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये लंब है ना। तो पता है मैंने क्या किया यहाँ पर, मेरे को ये तो पता थी कि जो मेरी DM है वो BC के समांतर है, तो इसका मतलब AC तो मेरी त्यर्क रेखा हुई जब ये दोनों समांतर है तो। और जब AC त्यर्क रेखा है तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, कौन कौन सा, MDC और DCM, ये तो 180 होंगे, संगत कोण होगा ये तो मेरे, और संगत कोणों का योग 180 होता है। तो यहां से मेरा MDC निकल के आ गया 90 डिग्री, और मुझे यही तो सिद्ध करना था कि अगर मेरा MDC 90 आ गया तो फिर MD जो है वो मेरा लंब हो जाएगा AC पे। तो देखो ये मेरा यहाँ पर लंब हो गया, ठीक है ना। सिर्फ तीसरा पार्ट इसका रह गया, वो देखो उसमें ये आकृति मैंने दोबारा बनाई है यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा था CM, तो अगर आप पीछे वाली आकृति देखो ना उसमें आपने C से M को जोड़ नहीं रखा, C ये रहा और M ये रहा। तो अगले वाले में मैंने सिर्फ इसको जोड़ा है और कुछ नहीं किया, ये रहा, ठीक है। अब कह रहा है क्या सिद्ध करना है, CM जो है वो MA के बराबर होगा और आधा होगा AB के। तो पता है मैंने क्या किया, ये वाला त्रिभुज लिया एक तो, और एक ये वाला त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज को ना सर्वांगसम सिद्ध कर दिया मैंने, ठीक है। कैसे सर्वांगसम सिद्ध किया, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। तो कौन कौन सी 3 चीजें, मुझे यहाँ तीनों चीजें मिल रही हैं। एक तो मुझे यहाँ पर इस त्रिभुज में दिख रहा है कि जो MD और MD है मेरा उभयनिष्ठ है, ठीक है। एक मुझको पता है जो मेरा CD है वो AD के बराबर होगा। आप सिर्फ आकृति में देखो, CD जो है वो AD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने किया था कि D जो है वो मेरा मध्य बिंदु है AC के, तो जब मध्य बिंदु है तो उसको बराबर भागों में काट रहा होगा। 2 चीज मिल गई मुझे। तीसरी चीज मुझे पता है कि जो मेरा ये वाला कोण है, कौन से कोण की यहाँ मैं बात करूं, ADM ये वाले कोण की, उसी तरीके से CDM इस वाले कोण की, ये दोनों मेरे 90-90 डिग्री है, क्योंकि मैंने अभी दूसरे वाले भाग में सिद्ध किया है कि जो मेरा MD है वो लंब है AC पे। तीनों चीज मिल गई। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज तो मेरे सर्वांगसम आ गए। और किससे आई ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, मेरे SAS से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये CM और MA भुजा ये तो मेरी CPCT से बराबर होंगी, तो ये तो मेरा आ गया। अब मेरा रह गया हाफ AB। तो AB, M तो पहले से ही मध्य बिंदु था AB का, ये तो मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा था कि MAB का मध्य बिंदु है। तो फिर AM क्या होगा, हाफ ही तो होगा AB का मध्य बिंदु, मतलब बराबर भागों में काट रहे हैं तो हाफ ही तो होगा। तो ये तो पहले से ही हाफ है क्योंकि M मध्य बिंदु है AB का। तो जो आपको सिद्ध करना था वो यहाँ पर ये पूरा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रश्न 2। अब हम देखते हैं अपना, सॉरी प्रश्न 1 था ये। चलिए अब हम अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। देखो आपको इसमें पता है क्या दे रखा है कि जो ABCD है ना वो एक आयत है। तो पहले आप क्या करो, ABCD बना दो एक, पेंसिल और स्केल से बनाना आप, ताकि थोड़ा आपका सही से बन जाइए, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम A B C और D। अब इसके मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं PQRS, चलिए बना लेते हैं। तो P इसका दे रखा है, Q इसका दे रखा है, R इसका दे रखा है और S इसका दे रखा है। अब आपसे कह रहा है जो ये PQRS है ना ये एक चतुर्भुज है, तो फिर इसको जोड़ना पड़ेगा तभी तो ये चतुर्भुज बन पाएगा। तो ये बन गया चतुर्भुज। अब कह रहा है जो ये चतुर्भुज है ना ये समचतुर्भुज सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, जो ये आयत के आपके विकर्ण है इन्हें जोड़ दो।
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने त्रिभुज की ए बी सी की। ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मैं इसको हाइलाइटर से डार्क कर देती हूँ। इस वाले ठीक है, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें आपको पता है कि जो P और Q है वो मध्य बिंदु है ए बी और बी सी के। ठीक है, तो हम पहले यहां लिख लेते हैं P और Q ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। देखो जब ये दोनों इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होंगे और उसका आधा होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो पी क्यू है वो समांतर होगा एसी के, और साथ के साथ जो पी क्यू है वो आधा होगा एसी के। ठीक है, इसको आप अपना पहली इक्वेशन मान लो। ठीक है, उसी तरह अब आप त्रिभुज दूसरे में जो ये वाला बच गया ए डी सी, दूसरी साइड पे जो पूरा ये त्रिभुज बचा ये वाला, आप आखिरी पे देखो मैंने इसको डार्क कर दिया है। तो इसके अंदर आपका एस और आर जो है वो मध्य बिंदु है। तो एस और आर किसके मध्य बिंदु है, एडी और सीडी, है ना, इन्हीं के ही है ना। तो एडी और सीडी के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये इन दोनों भुजाओं पे मध्य बिंदु है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो एस आर जो है वो समांतर होगा एसी के, और जो एस आर है वो आधा होगा एसी के। इसको आप अपनी दूसरी इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब आप क्या करो इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है ना, इनसे क्या करोगे, तो समीकरण 1 तथा 2, तो आप देखो दोनों साइड हाफ एसी है, तो इसका मतलब ये पी क्यू इज इक्वल टू एस आर आ गया, और पी क्यू जो है वो समांतर आ गया एस आर के। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमको ये पता है कि जो ये पी क्यू आर एस है एक चतुर्भुज है। ठीक है, अगर इसकी एक भुजा सम्मुख भुजा जो है, ठीक है, सम्मुख भुजा का योग जो है वो बराबर और समांतर हो जाए, ठीक है, तो ये मेरा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर जो आपका ये एस आर आया है, ये वाली जो भुजा है ये भुजा और ये वाली भुजा ये बराबर भी है और समांतर भी है ना इससे। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि जो मेरा पी क्यू आर एस है वो क्या है, पी क्यू आर एस मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास क्या था, पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर था, और पी क्यू जो है वो समांतर था एस आर के। पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है, और पी क्यू जो है वो समांतर है एस आर के। ठीक है, और आपको पता है एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज में अगर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और समांतर होती है तो वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देती हूं, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रीजन भी लिख दिया है कि ये क्यों मैंने पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज बोला है, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारे को पता चल गया कि पी क्यू आर एस जो है वो मेरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, लेकिन मुझे पी क्यू आर एस को समांतर नहीं, मुझे उसको क्या करना है, उसको सम चतुर्भुज करना है। तो अब इसको सम चतुर्भुज कैसे करें,
ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब मुझे ये तो पता चल ही गया है, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको इसकी दो भुजाएं, सॉरी ये यहाँ पर देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पता चली है ना। तो अब इसका मतलब जब ये समचतुर्भुज है तो इसकी ये वाली भुजा पीएस आर क्यू के समांतर होगी और बराबर होगी, होगी नहीं होगी? तो फिर तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि जो मेरी अब पीएस है वो समांतर होगी किसके? क्यू आर के, और बराबर भी होगी फिर तो ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की तो सारी भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है ना। तो फिर पीएस जो है वो बराबर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है ना, तो आप रीजन में लिख सकते हो यहां पर सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, इसको आप अपनी थर्ड इक्वेशन मान लो। ठीक है ना, अब आप अपने त्रिभुज में आ जाओ बी सी डी में। तो आप देखो एक बार अपनी आकृति में बी सी डी, ये रहा, ये और ये, इसमें आपके पास डी और आर जो है वो आपके मध्य बिंदु हैं डीसी और बीसी के, है नहीं है? तो चलो पहले हम ये लिख देते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले इसका लिखते हैं कि क्यू और आर किस किस के थे? बीसी और सीडी के मध्य बिंदु है। और जब ये दो भुजा के मध्य बिंदु है तो फिर ये तीसरी भुजा के समांतर होंगे और उसके आधे होंगे, है ना। तो फिर मैं वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ। तो इसका मतलब जो क्यू आर है वो समांतर किसके होगा? बीडी के, और जो क्यू आर है वो बराबर आधा होगा बीडी के। ठीक है, ये मुझे मध्य बिंदु प्रमेय बोलती है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपको ये मध्य बिंदु प्रमेय पता है, बस आप सिर्फ हर जगह वही लगा लो। आपने जो ये यहाँ पर लगाई है, ठीक है, तो ये भी आपकी मध्य बिंदु प्रमेय थी। और जो आपने ये लगाया ये भी आपकी मध्य बिंदु प्रमेय थी। सब जगह आप सिर्फ मध्य बिंदु प्रमेय लगा रहे हो। ठीक है ना, तो चलो अब आप पता है क्या करो, अब आप इसको मान लो अपनी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, दूसरी बात, आपको एबीसीडी दे रखा था, एबीसीडी दे रखा है, एक आयत है दे रखा है ना। और आपको पता है आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, आयत के विकर्ण जो है बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को इसको अपनी पांचवी इक्वेशन बनाना है। तो अब अगर आप सारी समीकरण को, एक को, दो को, तीन को, चार को और पांच को देखो, ठीक है, सारी समीकरण देख लो आप यहाँ पर, तो आपके पास आएगा कि जो पी क्यू है ना वो क्यू आर के इक्वल है, और वो एस आर के भी इक्वल है, और वो पी एस के भी इक्वल है। तो पी क्यू आर एस जो है वो मेरा आ गया यहाँ पर एक समचतुर्भुज आ गया, और आपको यही सिद्ध करना था। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जरूर है ये, क्योंकि इसमें जो ये आकृति बनी है इसमें कई सारे त्रिभुज बन गए हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने एबीसी त्रिभुज लिया, मैं आपको एक बार जल्दी से शॉर्ट में समझा देती हूँ। एक एबीसी त्रिभुज लिया जिसमें मैंने देखा कि जो मेरा ये पी है और जो, एक मिनट रुको, यहाँ पर जो मेरा ये पी है और जो मेरा ये क्यू है, ये मेरे मध्य बिंदु है इन दोनों भुजाओं के। तो ये तीसरी भुजा के, ये वाली भुजा पी क्यू तीसरी भुजा के समांतर होगी और आधी होगी उसकी, ये नहीं। उसके बाद मैंने लिया कि जो मेरे पास दूसरा चतुर्भुज है, सॉरी मेरे पास जो दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, वो मैंने लिया कि दूसरा जो ये वाला त्रिभुज मेरे पास था ए डी सी,
ठीक है, इसमें मेरे पास एस और आर जो है ये मेरे मध्य बिंदु है इन दोनों भुजा के। तो ये अब ये इस वाली भुजा के समांतर होंगे और आधे होंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया और ये भी लिख दिया कि मध्य बिंदु प्रमेय से किया है मैंने। तो आप देखो इन दोनों में AC AC इधर की साइड पे है। ठीक है, तो PQ जो है वो SR के बराबर आ गया और PQ जो है वो समांतर आ गया। अब आप अंदर वाले चतुर्भुज में आ जाओ। जब इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है तो फिर ये तो मेरा समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको समांतर चतुर्भुज लिख दिया। ठीक है ना, तो वही लिख दिया मैंने कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि PQ जो है वो SR के बराबर है और समांतर है। और नीचे रीजन भी लिख दिया क्यों है, क्योंकि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब जब मेरा PQRS समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब फिर मेरी जो ये PS है और जो ये RQ है ये भी बराबर और समांतर होंगी, है ना, ये भी तो सम्मुख भुजाएं हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ये रही। ठीक है, मैं एक बार हाइलाइटर से बता देती हूँ, ये लिखा, वो लिख दिया सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपना चतुर्भुज एक और त्रिभुज लिया एक BCD। फिर मैंने उसके अंदर देखा कि Q और R जो थे ना वो मेरे मध्य बिंदु थे। तो आप देखो यहाँ पर BCD, तो Q और R जो है वो आपके क्या है, मध्य बिंदु है। तो वो ये जो QR है ये BD के समांतर भी होगी और इसके आधी होगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने आयत पे। मुझे एक चीज पता है कि जो आयत होता है ना उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही विकर्ण ये लिख लिए कि ये बराबर है। तो अब आप इन पांचों समीकरण को देखना, जब आप इन पांचों को इक्वल रखोगे तो ये सब आपस में इक्वल आ जाएंगे। कोई किसी के इक्वल हो रही होगी, कोई किसी के, तो पांचों इक्वल आ गए। जब चारों साइड्स आपकी भुजाएं बराबर आ गई तो वो आपका समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन आप इसे एक दो बार अच्छे से समझना पहले। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप एक बार और वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, एक एक स्टेप से समझना। एक एक ट्राइंगल जो मैंने आपको ये यहाँ पर त्रिभुज बना के बताया, एक एक त्रिभुज बना के आप ये लगाना मध्य बिंदु प्रमेय, और धीरे धीरे करना तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, अब वर्कशीट नंबर 56 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।